ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में ही अपना लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ है, तो उसको भी छोड़ते नहीं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम है लिपिड्स। ठीक है, लिपिड के बाद अपन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लिपिड अपन देखें अगर, तो लिपिड टोटल आपके पास तीन टाइप का है। पहला है आपके पास सिंपल लिपिड, दूसरा है कॉन्जुगेटेड लिपिड और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड, है ना। सिंपल लिपिड में आपके पास क्या क्या एग्जांपल है? पहला एग्जांपल तो है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल के बाद फैट, फिर उसके बाद वैक्स, मोम बोलते हैं ना, वैक्स, और एक सुबेरिन। प्लांट में होता है जाइलम फ्लोएम, जो डेड सेल होते हैं वहां डिपॉजिट होता है ये सुबेरिन। ठीक है, सुबेरिन के तो ये चारों क्या है बेटा? सिंपल लिपिड है। कॉन्जुगेटेड लिपिड का अगर सोचें तो इसमें ग्लाइकोलिपिड, है ना। कॉन्जुगेटेड बोलने से लिपिड के साथ में कुछ और अटैच रहेगा, कुछ कॉन्जुगेट हुआ है, कुछ साथ में लगा हुआ है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? कॉन्जुगेटेड। तो लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है तो ग्लाइकोलिपिड। लाइपोप्रोटीन, लिपिड के साथ में प्रोटीन है तो लाइपोप्रोटीन, है ना। फॉस्फोलिपिड, लिपिड के साथ में अगर फॉस्फो ग्रुप लगा हुआ है तो फॉस्फोलिपिड। क्लियर? उसके बाद अपन क्या करते हैं, और डिराइव्ड लिपिड में क्या है? डिराइव्ड लिपिड में आपके पास एग्जांपल होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में एक ऐसा रिंग होता है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 रिंग, 3 हेक्सागोनल रिंग है और एक पेंटागोनल रिंग है। आपको ऊपर ऊपर ऐसा बस याद रखना है कि ऐसा रिंग होता है, बनाने की जरूरत नहीं है। इस रिंग को बोलते हैं सीपीपी रिंग। सीपीपी मतलब साइक्लोपेंटेनो फिनेंथ्रीन रिंग। ठीक है, साइक्लोपेंटेनो फिनेंथ्रीन रिंग। इस कोलेस्ट्रॉल से हमको और भी कई प्रकार का लिपिड बन के मिलता है, जिसको इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड मतलब किसी चीज से आप उसको बना रहे हो, चेंज, कुछ मॉडिफाई करके, कुछ चेंज करके बना रहे हो, तो डिराइव्ड लिपिड। एग्जांपल आपके पास क्या है? विटामिन डी, है ना। विटामिन डी जिसको अपन बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल, है ना। विटामिन डी क्या है? एक टाइप का डिराइव्ड लिपिड है। फिर उसके बाद आप हार्मोन सुने होंगे, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देखे थे, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब के सब किससे बने हैं? तो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव है, कोलेस्ट्रॉल से बने हैं, उसके डेरिवेटिव है सब। ठीक है, विटामिन डी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इसीलिए इसको हम स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। लिपिड का बना हुआ है ना, तो ये लिपिड जो आपका सेल का मेम्ब्रेन होता है वो भी किसका बना हुआ है? लिपिड का। तो ये लिपिड के मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि किसके बने हुए हैं? लिपिड के बने हुए हैं। जैसा लिपिड का नेचर होता है वैसा इन्हीं का नेचर होता है। चलो ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं सिंपल लिपिड से। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखिए, जितना सिलेबस में उतना देखेंगे। ग्लिसरॉल, व्हाट इज ग्लिसरॉल? इट इज अ ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, है ना, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। अगर ग्लिसरॉल आप बनाओ तो ये आपका CCC, 3 कार्बन होगा प्रोपेन में। ठीक है, उसके बाद CH2OH, CHOH और CH2OH, ये आपका बन गया ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, मतलब ग्लिसरॉल बन गया है। ठीक है, इसमें देखो 1 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी, और बेसिकली 3 कार्बन के अल्काइल ग्रुप को आप क्या बोलते हो? प्रोपेन। तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। सेकंड अपन देख रहे हैं फैट। तो फैट क्या चीज है? फैट इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके आपको फैट बना के देते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया। फैटी एसिड के बारे में देखते हैं कि क्या क्या टाइप हो सकता है। तो फैटी एसिड आपके पास, पहली बात तो क्या है ये? इट इज ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये है C ऐसे लग के लास्ट में क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 12 कार्बन का भी हो सकता है, 14 का हो सकता है, ऐसे करके 22 कार्बन तक भी हो सकता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड है कार्बोक्सिलिक। कितने टाइप का है? 2 टाइप का आपके पास फैटी एसिड है। पहला है सैचुरेटेड और दूसरा क्या है आपके पास? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये क्या है? सैचुरेटेड है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसका, 4 को LMPS, ऐसे ही शॉर्टकट में याद रखोगे। LMPS किसका एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल है। L से क्या है? लॉरिक एसिड। L मतलब लॉरिक एसिड। M मतलब मिस्टिक एसिड। P मतलब पाल्मिटिक एसिड।
और एस मतलब स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड। ये LNPS 4 आपको याद रखना है। इसमें कितना कार्बन है? 12 कार्बन है टोटल। कितना कार्बन है? 12 कार्बन है। इसमें कितना कार्बन है? 14। इसमें कितना है? 16। और इसमें कितना है? 18 कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन का नंबर लिख रहे हैं C। तो ऐसे ही याद रखोगे LNPS 12, 14, 16, 18 दो बढ़ाते हो जाओगे, सीक्वेंस याद रखोगे, आपको नंबर याद रहना चाहिए किसमें कितना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल अगर हम लें पाल्मिटिक एसिड का, तो मैं आपको पूछता हूँ पाल्मिटिक एसिड में कितना कार्बन है, तो आप क्या आंसर करोगे? 16 कार्बन है सर। स्टेरिक एसिड में कितना है? 18 कार्बन है। अब इसको क्वेश्चन को घुमा के आपको पूछता है किस तरीके से। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन पाल्मिटिक एसिड एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप को छोड़ के कितने कार्बन है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया। ये जो नंबर लिखे हैं अपन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप के, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ना COOH, ये वाला कार्बन को भी काउंट करके लिखे हैं 16 कार्बन। तो अगर आपको पूछता है कि एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप को छोड़ के पाल्मिटिक एसिड में कितना कार्बन है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1 माइनस करके बता दोगे 15। अगर इंक्लूडिंग पूछा तो आप कितना बोलोगे? 16। क्लियर? ये हो गया आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसका सेकंड टाइप देख रहे हैं अपन। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मींस डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, है ना, ऐसे कहीं कहीं आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। नंबर कैन वेरी, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है ओला। ठीक है, OLLA, ओला याद रखोगे। O से ओलिक एसिड, O से ओलिक एसिड, L से लिनोइक एसिड, ये वाले L से लिनोलिनिक एसिड। ये देखो, ये लिनोइक है, ये लिनोलिनिक है, लिनोलिनिक एसिड। और A से एराकिडोनोइक एसिड। ठीक है, ये आप याद रख लो। ये कितने कार्बन के हैं? ये 18 कार्बन का है। ये कितने कार्बन का? ये भी 18 कार्बन का है। ये कितने कार्बन का? ये भी 18 कार्बन का है। ये कितने कार्बन का है? ये 20 कार्बन का है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप को मिला के सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कितने कार्बन है? 18, 18, 18। और लास्ट वाला एग्जांपल एराकिडोनोइक एसिड 20 कार्बन का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, हम क्या बोल रहे हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। तो इसमें ओलिक एसिड में कितना डबल बॉन्ड होगा? तो आप बोलोगे सर सिंगल बॉन्ड होगा, 1 डबल बॉन्ड। यहाँ पे कितना होगा? 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? 3 डबल बॉन्ड। यहाँ पे कितना होगा? 4 डबल बॉन्ड। आप समझ रहे हो क्यों इस सीक्वेंस में लिखा हूं मैं? ओला। ठीक है, 18, 18, 18 होगा, लास्ट वाला 20 होगा। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4। आपको पूछे लिनोलिक एसिड में कितना है, आप बोलोगे 2। लिनोलिनिक में कितना है? 3। एराकिडोनिक एसिड में कितना डबल बॉन्ड है बोलने से आपका आंसर होना चाहिए 4 डबल बॉन्ड। क्लियर है? चलो इसको आप नोट डाउन करो, इसको आप देखो एक बार। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि फैट बना हुआ है ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड का। तो अब ये आपका ग्लिसरॉल है, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। इसमें हम क्या करेंगे? फैटी एसिड को जोड़ जोड़ के यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको कवर करते हैं। तो आप 2 मिनट का समय लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ पे एक पॉइंट देखना बेटा, ये ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड था, लिनोइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एरेक्टोनिक एसिड 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, है ना, 2 3 4 डबल बॉन्ड, और इसमें सिंगल बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो इसको आप पूफा बोलते हो। ये तीनों को आप क्या बोलते हो? पूफा, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो सिंगल वाला है इसको बोलते हैं मूफा, है ना, इसको पूफा, इसको मूफा। मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम खाने में बात करें, जो हम तेल खाते हैं, है ना, जो ऑयल हम लेते हैं, तो उसमें आपको पूफा ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए? पूफा। ये हेल्दी होता है, ये क्या होता है? हेल्दी होता है, आपके बॉडी के लिए अच्छा है ये, है ना, पूफा। तो आपके जब भी ऑयल खरीदोगे, अलग अलग महाको, सनफ्लावर, सनड्रॉप, जो भी आप ऑयल खरीदोगे, तो आप देखोगे एनरिच्ड विद पूफा, विटामिन ए, विटामिन डी, ऐसा लिखा रहता है। तो पूफा मतलब अच्छा, हेल्दी वाला है। मूफा जो है ये हेल्दी नहीं है, ये हमको नहीं लेना चाहिए डाइट में। क्लियर है? ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप हम क्या कर रहे हैं, मोनोग्लिसराइड बनाते हैं, मोनोग्लिसराइड। फैट देख रहे हो, फैट में एक टाइप आप देख रहे हो मोनोग्लिसराइड। इसमें क्या है? फैट मतलब ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये आपका हो गया ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप अपन क्या करेंगे, फैटी एसिड जोड़ेंगे, 1 फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड। तो हम क्या लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, इधर लिख लेते हैं R1। R1 मतलब अल्काइल ग्रुप है। ये कितना भी लंबा हो सकता है। अभी जैसे अपन देखें 12, 14, 16, 18, है ना, तो इसको अपन R1 लिख लेंगे, भाई जो भी है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद इसमें आप बॉन्ड बनाओगे, तो ये वाला O, ये वाला H और ये वाला OH, ये वाटर बन के बाहर निकल आएगा, -H2O। तो आपके पास क्या बचा, यहां से बनाए अगर इसको, तो आपके पास ये बचा CH2, ये O बचा, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O, ये R1। इसमें आप क्या वापस बाकी की सेम लिख दो, CHOH, CH2OH। ये क्या चीज है, ये मोनोग्लिसराइड्स है, ये मोनोग्लिसराइड्स है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और जोड़ दो ऐसे करके, ये आपका COOH, इसमें ये R2, ये फिर से वाटर बन के निकल जाएगा यहां से, तो आपको क्या मिलेगा, डाइग्लिसराइड मिलेगा। क्या मिलेगा, डाइग्लिसराइड। तो ये CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1 था, यहाँ पे CHO, C डबल बॉन्ड O, R2, और ये आपका लास्ट में CH2OH। ठीक है, ये क्या हो गया, डाइग्लिसराइड। ठीक है, इसमें और एक जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। तो इसको बना लेते हैं, CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1, CHO, C डबल बॉन्ड O, R2, CH2O, C डबल बॉन्ड O, R3। ये स्ट्रक्चर जो है ये है ट्राइग्लिसराइड्स, है ना, ट्राइग्लिसराइड। डाइजेशन चैप्टर में अपन पढ़े थे, फैट को जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स का बना होता है। ट्राइग्लिसराइड से अगर आप एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक पूरा फैटी एसिड निकाल दो तो डाइग्लिसराइड बन जाएगा। डाइग्लिसराइड से एक पूरा फैटी एसिड निकाल दो, क्या बन जाएगा, मोनोग्लिसराइड। यहां तक बात क्लियर है, ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैट देखिए। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, इसमें कैसा है स्ट्रक्चर देखो, ये आपका CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1,
CHO, C डबल बॉन्ड O R2, और लास्ट वाला CH2O H, और इसमें हमको क्या जोड़ना है, फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड O OH, इधर OH, इधर OH। तो यहाँ से ये H2O वाटर बन के निकल जाएगा, तो आपके पास ये बॉन्ड बन जाएगा, है ना, CH2O ये बन गया, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, फॉस्फोलिपिड बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो, फॉस्फोलिपिड बोलते हो। इसमें दो फैटी एसिड है, और लास्ट वाले प्रोपेन का जो कार्बन है इसमें एक फॉस्फो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको आप बोलते हो फॉस्फोलिपिड। बेसिकली ये लिपिड था, इससे आपने इसमें कुछ कॉन्जुगेट कर दिया, कुछ लगा दिया, तो कॉन्जुगेटेड लिपिड बन गया फॉस्फोलिपिड। क्लियर। इसमें एक और आपके एक एग्जांपल आपको और दिया हुआ है, लेसिथिन। एनसीईआरटी के जो पेज में बहुत सारे स्ट्रक्चर वाला डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे ये लेसिथिन दिया हुआ है। इसी को और नाम एक है फॉस्फोटिडिल कोलिन, इसी का नाम है। लेसिथिन का ही नाम क्या है, फॉस्फोटिडिल कोलिन। इसमें क्या है, CH2O, C डबल बॉन्ड O R1, ये सेम बनाओगे, डाइग्लिसराइड पहले बना लोगे, C डबल बॉन्ड O R2, और यहाँ पे CH2O, उसके बाद इधर आपके पास CH2N, यहाँ पे 3 CH3 और CH3। अगर ये ग्रुप अटैच हुआ दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये क्या है, लेसिथिन है। ये क्या है, लेसिथिन है। तो बेसिकली आपको क्या करता है, डायरेक्ट ये कभी-कभार ये डायग्राम ही दे देता है, ये स्ट्रक्चर दे देता है, बोलेगा पहचानो क्या है ये, तो आप बोलोगे सर लेसिथिन है। ये क्या है, लेसिथिन है, फॉस्फोटिडिल कोलिन है ना। ये कहाँ मिलता है, ये लिपिड के मेम्ब्रेन में मिलता है, ठीक है। आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल चैप्टर पढ़े आप ना, लिपिड बाइलेयर का बना होता है। लिपिड बाइलेयर में एक टाइप का लिपिड है जिसका नाम है फॉस्फोटिडिल कोलिन। क्लियर। ये इसमें R ग्रुप होता है यहाँ जुड़ा हुआ, N के साथ में 3 तो CH3 ऐसा लगा हुआ दिखेगा, तो आप तुरंत समझ जाना ये लेसिथिन है। क्लियर। और ये आपका फॉस्फोलिपिड, यहाँ अगर आपको OH ग्रुप दिख रहा है तो क्या है, ये फॉस्फो ग्रुप दिख रहा है, मतलब ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। यहाँ पे शायद ये छूट रहा है, O P डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ होगा, फॉस्फो के साथ में जुड़ा होगा, तो फॉस्फोटिडिल, ये फॉस्फोटिडिल, ये कोलिन, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, कोलिन। तो फॉस्फोटिडिल कोलिन, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, लेसिथिन, ठीक है। इसी के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर लिपिड जो लास्ट पोर्शन था वो हम खत्म कर लिए, ठीक है। टेक 2 to 3 मिनट्स, विल स्टार्ट सेल साइकिल नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलो देखो,
चलो एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्लास 11 का ही बायोमोलिक्यूल के बाद आपके पास एक टॉपिक है सेल साइकिल एंड डिवीजन। सेल साइकिल एंड डिवीजन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट था, उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन का नंबर अच्छा है ना। आपको पिछले साल टोटल 7 क्वेश्चन आया था सेल साइकिल एंड डिवीजन से, 7 क्वेश्चन, ठीक है। 7 का मतलब 28 नंबर हो जाता है। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि इसके बाद आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स चैप्टर और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का। तो वहां के लिए ये बहुत नेसेसरी है आपको समझने के लिए, ठीक है, जरूरत पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो सेल साइकिल एंड डिवीजन, सेल साइकिल एंड डिवीजन में क्या क्या होता है? पहला इवेंट ये होता है कि सर डिवीजन होता है, डिवाइड होते हैं सेल, ठीक है। डिवाइड होने के बाद ये क्या करते हैं? इलोंगेट होते हैं, इलोंगेट होते हैं, थोड़ा साइज में क्या होंगे? बड़े होंगे। बड़े होके ये क्या होते हैं? मैच्योरेशन होता है इनका, मैच्योरेशन, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मींस आफ्टर डिवीजन नाउ दे हैव ए पर्टिकुलर फंक्शन, ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन करने लगेंगे किसी भी पार्ट पर जहां कभी सेल है ना। डिफरेंशिएशन के बाद ये अपना लाइफ स्पेन कवर करेंगे, इनका जो भी लाइफ स्पेन है, फॉर एग्जांपल आरबीसी हैज 120 डेज ऑफ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन के बाद इनका डेथ होगा, डेथ को हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, पीसीडी है ना, पीसीडी। प्रोग्राम्ड सेल डेथ के लिए एक टर्म है जिसका नाम है एपोप्टोसिस। आउट ऑफ सिलेबस है बट क्वेश्चन में कभी कभार आ जाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। देखो डेथ दो तरीके का होता है आपके बॉडी के अंदर। एक होता है सडन डेथ जिसको नेक्रोसिस बोलते हैं, अभी जरूरत नहीं है, प्लांट में अपन पढ़ते हैं कहीं कहीं पे नेक्रोसिस, है ना, तो नेक्रोसिस। और एक सेल डेथ होता है जिसको प्रोग्राम्ड होता है, ये नेचुरल है, आफ्टर 120 डेज द सेल नीड्स टू गो अंडर डेथ, तो नेचुरल है, प्रोग्राम्ड है बॉडी के अंदर, तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ। डिवीजन, सबसे पहला क्या देखे थे? डिवाइड। डिवाइड में हम बोलेंगे टाइम टेकन टू डिवाइड, टाइम टेकन टू डिवाइड को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम, ठीक है। जनरेशन टाइम अगर हम देखें यीस्ट में, तो जनरेशन टाइम यीस्ट का होता है 90 मिनट। कितना होता है? 90 मिनट। ह्यूमन का अगर हम बात करें तो जनरेशन टाइम होता है 24 आवर। इसका मतलब ये है कि यीस्ट 90 मिनट में डबल हो जाता है और ह्यूमन से लगभग ऑन एन एवरेज 24 आवर लेता है एक सेल से 2 सेल होने के लिए, जिसको हम बोल रहे हैं टाइम टेकन टू डिवाइड, जनरेशन टाइम बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, इसी यहीं पे लिखते हैं हम जनरेशन टाइम, जन टाइम लिख रहा हूं, मतलब जनरेशन टाइम। यीस्ट में कितना है? 90 मिनट, ठीक है, और ह्यूमन में कितना है? 24 आवर। इसमें 2 फेज है आपके पास, एक है इंटरफेस, ठीक है, पहला कौन सा फेज है? इंटरफेस, और दूसरा है एम फेज। इंटरफेस और एम फेज को डिटेल में देखेंगे। अभी क्या देखते हैं हम कि यीस्ट में जो 90 मिनट है, उस 90 में से 85 मिनट, 90 मिनट में से 85 मिनट इंटरफेस में लगता है और लास्ट के 5 मिनट में एम फेज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 90% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम कहां जाता है? ये जाता है आपके 95% और ये 5% ऑफ टाइम, ठीक है, कहां लग जाता है? एम फेज में। वैसे यहां बात करें तो 23 आवर और यहां पे कितना लगेगा? 1 आवर, इतना लगता है एम फेज में, 23 आवर लगता है इंटरफेज में। क्लियर? उसके बाद और यहां पे सुनो, सेल साइकिल एंड डिवीजन, अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक ऑर्डर्ड इवेंट है, ऑर्डर्ड इवेंट है, ठीक है। एक सीक्वेंशियल इवेंट है, सीक्वेंशियल इवेंट है ना। ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड मतलब एक ऑर्डर है कि जीवन के बाद ऐसा आएगा, एस के बाद G2 आएगा, उसके बाद M आएगा, एक ऑर्डर है उसका, सीक्वेंस है उसका ना, कि किसी सीक्वेंस से आपको आगे बढ़ना है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है ना, एस के बाद वापस G1 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सीक्वेंशियल इवेंट है और जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड है,
तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, इट्स बाय टू डिफरेंट प्रोटीन, कंट्रोल्ड बाय, या फिर इसको हम लिख रहे हैं रेगुलेटेड बाय टू डिफरेंट प्रोटीन। पहला आपके पास है साइक्लिन, है ना, और दूसरा क्या है सीडीके। सीडीके मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। इसका मतलब समझना, देखो एक साइक्लिन बोल के एक प्रोटीन है, ठीक है। जैसे ही मान लो कि सेल एक रेस्टिंग स्टेज में है, उसको डिवीजन के लिए स्टिमुलस मिलता है कि आपको डिवाइड करो बोल के एक सिग्नल मिला। सिग्नल मिलने से क्या होगा, उस सेल में साइक्लिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, तुरंत क्या बनने लगेगा, साइक्लिन बनने लगेगा। साइक्लिन जैसे ही बढ़ा तो एक और प्रोटीन है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज वर्ड जहां भी सुनोगे आप, वहां पे सीधा याद रखना है आपको कि फॉस्फेट ग्रुप से लेना देना है, ठीक है। काइनेज मतलब होता है एन एंजाइम व्हिच ऐड ए फॉस्फेट ग्रुप और रिमूव ए फॉस्फेट ग्रुप। उसको जनरली क्या होता है, ऐड करता है। जनरल टर्म में क्या दिखेगा आपको कि ऐड करते हो, कुछ कुछ जगह मिलेगा आपको कि रिमूव कर रहा है। अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने वाला एंजाइम है तो उसके पीछे लगा होगा काइनेज। आप रेस्पिरेशन पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो, जहां पे आपको काइनेज जहां भी मिलेगा यही काम होगा उसका, ठीक है। और क्या है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब अगर साइक्लिन बनेगा तो उस पे डिपेंडेंट है ये, तो साइक्लिन अगर नहीं होगा तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा। जैसे ही साइक्लिन बनना चालू होता है ये सीडीके एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। और ये क्या है, काइनेज है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, लगाएगा किसी में। तो आपके सेल साइकिल जब चलता है तो बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव बैठे रहते हैं। तो जैसे ही साइक्लिन बनता है सीडीके प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। ये सीडीके क्या करता है, वो जो प्रोटीन सेल साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए इनएक्टिव बैठे हुए हैं उनको जाके फॉस्फेट ग्रुप उनमें ऐड कर देता है। फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने से वो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने से वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देंगे और सेल साइकिल को आगे बढ़ाना चालू करेंगे ना। तो ये दो प्रोटीन आपको याद रखना है, एक साइक्लिन और एक सीडीके। बेसिकली होता तो ऐसे है कि G1 फेज में अलग साइक्लिन, S फेज में अलग साइक्लिन, G2 फेज में अलग, M फेज में अलग, और सीडीके भी अलग अलग फेज में अलग अलग होता है। बट अभी हमको उस लेवल तक नहीं पढ़ना है, अभी हमको यही पढ़ना है कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ये दो प्रोटीन्स हैं जो आपके सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और कब बढ़ना है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखोगे, क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेज। हम क्या स्टार्ट करते हैं, सेल साइकिल को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंटरफेज में क्या है और एम फेज में क्या है। चलो इसको 2 मिनट फटाफट देखो, फिर रब करके बना रहे हैं इसको। आपके पास क्या क्या है, एक है इंटरफेस, है ना। इंटरफेस में क्या क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा G1 फेस, दूसरा मिलेगा G2 फेस, सॉरी S फेस, और तीसरा आपके पास होगा G2 फेस, ठीक है। और उसके बाद आप जाओगे कहां, M फेज में। M फेज में क्या होगा, 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस,
कैरियो मतलब मैं आपको बताया हूँ न्यूक्लियस है ना, प्रोकैरियोटिक है ना, जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का उसको प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस है ना। तो कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियर के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हो। न्यूक्लियर डिवीजन को आप क्या बोलते हो, कैरियोकाइनेसिस बोलते हो। और दूसरा क्या है आपके पास, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में आपके पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा, इसको आप क्या बोलते हो, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आप जनरली में इसमें अभी दो टाइप आप हो सकता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस वाला है ना। तो इसमें जनरल अगर देखें हम तो कौन कौन सा फेज होता है, एक तो होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक एनाफेज और चौथा टीलोफेज। ठीक है, प्रो, मेटा, एना और टीलो। ठीक, इसी को हम क्या कर रहे हैं, ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम माइटोसिस पढ़ेंगे वहां पे आएगा ये सब डिटेल में। अभी हम क्या करते हैं, पहले इंटरफेस को पढ़ लेते हैं कि इंटरफेस में क्या होता है। ठीक है, तो इंटरफेस पढ़ने के लिए ये आपके एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट यहां से अपन ले लेते हैं, ये आपका G1 फेज। ये कौन सा फेज हो गया, G1 फेज। G1 के बाद ये आपका S फेज। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, S फेज। उसके बाद ये G2 फेज और लास्ट में आपका ये M फेज। यहां से लेके पूरा ये क्या हो गया, M फेज। ठीक है, M फेज में भी दो पार्ट है ना। यहां तक आप मान लो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और ये आपका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, G1 के बाहर एक फेज है जिसको आप बोल रहे हैं G0 फेज, G0 फेज या फिर G0 फेज या फिर GO फेज, जैसा प्रोनाउंस आपको करना है यू कैन प्रोनाउंस G0, GO, G0। ठीक है, G0 फेज में सेल्स आर इनएक्टिव। सेल्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। किस हिसाब से इनएक्टिव बोल रहे हो इनको, विथ रेस्पेक्ट टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये एक्टिव है, ये डिफरेंशिएटेड सेल है, ये कुछ फंक्शन कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड सेल है। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना चाहिए आपको कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ये कुछ काम कर रहे हैं, मतलब ये मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव है, इनके अंदर मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं, कि ये शांत अवस्था है, क्वेसेंट स्टेज है। ठीक है, G0 में बैठे हुए हैं सेल। मान लो कुछ इंजरी हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, सेल को डिवाइड करना है तो आपको यहां से एक सिग्नल मिलेगा। ये क्या मिल गया, ये सिग्नल मिल गया। सिग्नल देने वाला जनरली कौन होता है, ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर, ये जो ग्रोथ फैक्टर जो सिग्नल देते हैं जिससे सेल साइकिल स्टार्ट होता है, ऐसे ग्रोथ फैक्टर, ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हो, माइटोजन बोलते हो। यहां लिख देता हूं मैं, ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हो, माइटोजन। ए कंपाउंड, ए हार्मोन और ए केमिकल, ए बायोमॉलिक्यूल व्हिच कैन इनिशिएट द सेल साइकिल और इंड्यूस द सेल साइकिल, ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हो, माइटोजन। जो माइटोसिस को इनिशिएट कराए उसको आप क्या बोलते हो, माइटोसिस। ठीक है, तो यहां से सेल क्या हो गया, एंट्री मार लिया। मान लो कि सिग्नल आया, सिग्नल आया तो सेल डिवीजन के लिए स्टार्ट हो गया और कहां पहुंच गए, G1 फेज में। अब G1 फेज में क्या क्या होगा आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए। तो G1 फेज में हम लिख रहे हैं, सबसे पहला बात तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज कौन सा है बोलने से G1 फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेज। ठीक है, यहां क्या होगा, और दूसरा देखो एस फेज में आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपको क्लास 12 में हम कभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सा एंजाइम लगता है, कैसे होता है, वो डिटेल में पढ़ना है अपने को। लेकिन इतना जान लो कि जब आपको रेप्लिकेशन करना है, डीएनए को डबल करना है, तो वो एस फेज में होगा और उसके लिए आपको न्यूक्लियोटाइड लगेगा, क्योंकि डीएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, इसके अलावा आपको कई प्रकार के एंजाइम्स लगेंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन करवा के देंगे।
और ये सब पूरे प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आपको एटीपी खर्चा करना पड़ेगा, राइट। और जो सेल डिवीजन हो रहा है, तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, ईआर है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, ये सब जितने ऑर्गेनल्स हैं, इनको भी क्या करना पड़ेगा, आपको डबल करना पड़ेगा, ताकि जब सेल साइटोकाइनेसिस होगा लास्ट में, तो आपको वो ऑर्गेनल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोनों सेल में, राइट। तो ये सब फंक्शन कहाँ होगा, वही हम चेक कर रहे हैं। तो जीवन फेज में आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगा, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगा। बहुत सारे प्रोटीन्स आपको लगेंगे आगे जाके एस फेज में, जी2 फेज में, कैरियोकाइनेसिस में। तो जितने भी आरएनए और प्रोटीन आपको चाहिए वो यहाँ बनवा लोगे आप, कहाँ पे, जीवन फेज में। यहाँ पे जीवन फेज के लिए लिख रहे हैं, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करना है, तो आपको न्यूक्लियोटाइड लगेगा, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस यहीं पे करवाओगे आप। और क्या कराओगे, यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनल, मैक्सिमम ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन यही हो जाएगा जीवन फेज में। मैक्सिमम जितने बहुत सारे ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन यही हो जाएगा। कुछ ऑर्गेनल होंगे जिसका यहाँ होगा, यहाँ होगा, वो आपको बाद में बताऊंगी स्पेसिफिक अलग से, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन यही हो जाएगा। यहाँ पे सेल का ग्रोथ होगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा, सेल का साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या होगा, N/C रेशियो, न्यूक्लियर डिवाइड बाय साइटोप्लाज्म का रेशियो है ना। साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है और ये बराबर है, तो N/C रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। इतना पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, किसके लिए, जीवन फेज के लिए। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखोगे, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी खर्चा करना पड़ेगा आपको। डीएनए रेप्लिकेशन इसे एनर्जेटिक प्रोसेस, एनर्जी लगता है उसमें, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लगेगा। तो इतना काम आप कहां कराओगे, जीवन फेज में कराओगे, है ना। क्या क्या है, आरएनए और प्रोटीन बनवाओगे, क्योंकि प्रोटीन ही क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे। तो आरएनए बनाओगे तभी तो प्रोटीन बनाओगे, आरएनए से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये कराओगे। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कराओगे। क्यों न्यूक्लियोटाइड कराना है, क्योंकि एस फेज में जाके डीएनए रेप्लिकेशन कराना है। सबसे इंपॉर्टेंट फेज अगर कोई है तो वो एस फेज है, क्योंकि डीएनए में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर है। इंफॉर्मेशन को कॉपी करते समय, डबलिंग करते समय किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं सही जाएगी। क्लियर बात है, इतना कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। एक भी गड़बड़ी होने से म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है ना, उससे कैंसर हो जाता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए एक बार रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो वो पीछे नहीं हटेगा। तो आपको जो भी करना है यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लेना है जीवन फेज में। किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एस फेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करवा लिए, मैक्सिमम ऑर्गेनल डुप्लीकेशन करवा लो, सेल साइज भी, क्योंकि डिवीजन में जाने वाला है तो सेल साइज भी बड़ा होने लगेगा। साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज होगा, क्योंकि आगे जाके 2 सेल बनाना है तो साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज होगा। साइटोप्लाज्म बढ़ने से न्यूक्लियर डिवाइड बाय साइटोप्लाज्म का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा एटीपी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एटीपी खर्चा होने वाला है, तो एटीपी का सिंथेसिस भी आप यहाँ पे करवा लोगे। क्लियर। आगे देखो, एस फेज लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एस फेज। एस फेज, एस फेज में क्या होगा, एस फेज में आपको डीएनए डुप्लीकेशन होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा, डीएनए का डबलिंग क्या होगा, यही होगा। उसके बाद डीएनए डुप्लीकेशन के बाद आप यहाँ देखो क्या होगा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा हुआ होता है। हिस्टोन कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं, उनके ऊपर डीएनए को पैकेजिंग करके रखते हैं। अभी हमको पढ़ना है अगले चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो हिस्टोन का डुप्लीकेशन भी यही होगा, क्योंकि डीएनए को पैकिंग करने के लिए ये प्रोटीन चाहिए, तो इसको भी यही बनवा लोगे। और तीसरा सेंट्रियोल, है ना, सेल चैप्टर में आप पढ़े होंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी यही हो जाएगा एस फेज में, ठीक है। एस फेज में 3 चीज हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है, हिस्टोन डुप्लीकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज यही अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। चलो G2 फेज में पहला पॉइंट तो ये है कि जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, जिनका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, प्लांट के कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट, एनिमल्स में खाली माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों का डुप्लीकेशन G2 फेज में होगा।
यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ मैक्सिमम ऑर्गेनल लिखे हैं, उसमें से इसको छोड़ दो, ठीक है, और सेंट्रियोल को एस फेज के लिए छोड़ दो, बाकी जो ऑर्गेनल बचा वो जीवन फेज में। यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा G2 फेज में ट्यूबिलिन सिंथेसिस होगा, ट्यूबिलिन सिंथेसिस, ठीक है। आप देखिए अगर 11वीं क्लास में याद होगा तो कुछ इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर बना था जो क्रोमोसोम को पकड़ के खींच रहे थे ना, उसको अपन माइक्रो स्पिंडल फाइबर किसका बना हुआ, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बनता है, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन आप बनाओगे क्योंकि एम फेज में आपको क्रोमोसोम को खींचने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर लगेगा, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन आप कहां बना लोगे, G2 फेज में, ठीक है। यहां से हर एक पॉइंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। आप ये समझे कि G1 फेज में प्रिपरेशन हो रहा है, कौन से फेज के लिए, एस फेज के लिए। एस फेज में क्या होगा, डीएनए डुप्लीकेशन होगा। उसके बाद G2 में आपने क्या करा लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ट्यूबुलिन सिंथेसिस और थोड़ा बहुत और एटीपी सिंथेसिस करवा लो, क्योंकि एक बार एम फेज घुस गए तो 5 मिनट में 1 घंटा में निपट जाना है ना। तो यहाँ पे कुछ लफड़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कैरियोकाइनेसिस के समय, तो जो भी रेडी करवाना है यहाँ करा लो। तो ओवरऑल G1, S और G2 ये तीनों फेज को मिला के आप बोलते हो इंटरफेज और प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज मतलब प्रिपरेशन वाला है ना। बोर्ड एग्जाम से पहले आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसका, बोर्ड एग्जाम का। वैसे ही इनके लिए बोर्ड एग्जाम एम फेज है, तो उससे पहले ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब रेडी कर लो भैया, एक बार यहाँ घुसे तो कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गया, ठीक है। जीवन फेज के बाद जीवन में आप समझो कि 2 फेज हो सकता है, एक हो सकता है यहाँ पे अर्ली जीवन है ना, और दूसरा क्या, लेट जीवन, ठीक है। अर्ली जीवन से वापस सेल G0 में जा सकता है, अर्ली जीवन से सेल वापस G0 में जा सकता है। लेट जीवन पहुंचने के बाद सेल को आगे ही बढ़ना पड़ेगा, पीछे नहीं जा सकता। और एस फेज पहुंच गया तो बिल्कुल भी पीछे नहीं जा सकता। जीवन फेज में अर्ली फेज से वापस जा सकता है, पीछे बैक, और लेकिन लेट जीवन पहुंच गया तो एस फेज जाना पड़ेगा, और एस फेज पहुंच गया तो वापस बैक रिवर्स गियर नहीं मार सकते हैं, आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फेज है G1 से लेके एस, यहां पे आपको एक चेक पॉइंट मिलता है जिसको बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। G1S चेक पॉइंट। चेक पॉइंट ये कैसा चेक पॉइंट है, मेजर चेक पॉइंट है। ये कैसा चेक पॉइंट है, मेजर चेक पॉइंट। चेक पॉइंट बोलने से एक तरीके का नाका होता है ना, नाका लगा के रखे हैं, तो ये चेक पॉइंट है। G1 और S के बीच में है, इसीलिए G1S चेक पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि S फेज वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो आप क्या कर रहे हैं कि G1 खत्म होते होते एक बार चेक कर ले रहे हैं कि क्या सब कुछ रेडी है, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन हो गया है, सेल साइज बहुत बड़ा हो चुका है, डिवाइड करना अब जरूरी हो गया है, ठीक है। आरएनए, प्रोटीन, जितने भी एंजाइम है सब कुछ बन के रेडी हो गए। अगर सब कुछ रेडी है तो ये चेक पॉइंट में चेक होगा, सब रेडी है, ओके गो, एस में उसको मूवमेंट करा दिया जाएगा। अगर ठीक नहीं है तो यहाँ से बाहर, क्लियर। तो ठीक हुआ तो आगे बढ़ा दिया, एस फेज घुस गए तो वापस नहीं जा सकते, ये पॉइंट समझना है। G1S चेक पॉइंट कंप्लीट हुआ, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, G2 में ये सब चीजें हुई, और उसके बाद अभी कहां जाना है, एम फेज। और यहाँ एम फेज में जाने से पहले एक चेक पॉइंट है जिसका नाम हो जाएगा G2M चेक पॉइंट। क्या हो जाएगा ये, G2M चेक पॉइंट। ये माइनर चेक पॉइंट है, एक मेजर टेस्ट हो रहा है और एक माइनर टेस्ट हो रहा है ना, तो ये मेजर चेक पॉइंट है G1S, और एक G2M ये कहते हैं माइनर चेक पॉइंट है। अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन में कुछ भी गड़बड़ी हुआ है ना, रेप्लिकेशन में कुछ भी गड़बड़ हुआ है, अभी भी एम फेज जाने के लिए सेल रेडी नहीं है, वो सब चेक कहाँ होगा, यहाँ चेक होगा। अगर कुछ गड़बड़ निकला, डीएनए रेप्लिकेशन में गड़बड़ी हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है, एम फेज में नहीं जा सकते, तो सेल को यहाँ से बाहर निकाल के मार दिया जाएगा, सेल डेथ कर देंगे, है ना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ करवा देंगे, है ना। आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं,
ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ी निकला तो एम फेस नहीं भेजेंगे, क्योंकि एम फेस भेज दिए तो 1 घंटा के अंदर 2 सेल बना देगा, और दोनों सेल में कोई भी एक सेल गड़बड़ निकला और दोनों सेल गड़बड़ निकले तो कैंसर, अलग अलग प्रकार का डिजीज होने का चांस है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, सेल को निकाल के निपटा देंगे, मार देंगे। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, क्योंकि ये प्रोग्राम है, इस चेक पॉइंट को गड़बड़ निकला तो मारेंगे। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, क्लियर है इतना पॉइंट? ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूँ यहाँ पे। पर G0 फेज कहां से जाता है, तो आप बोलोगे G1 फेज से बाहर निकल के, M फेज से डायरेक्ट नहीं जाता है, ठीक है। M फेज से डायरेक्ट निकल के नहीं जाता है, M फेज से G1 आता है और G1 निकल के G0 फेज जाता है। पहला पॉइंट आपको क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आई बिलीव लगभग सब कर लिए हम लोग, ठीक है। चलो इसको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं।